हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। यहाँ सीसी पेपर सॉल्यूशन है गाइस। फर्स्ट पेपर है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ऋणात्मक नेत्रिका क्या है, उदाहरण सहित सविस्तार वर्णन कीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति के आवश्यक प्रतिबंध लिखकर सरल आवर्त दोलित्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ दो क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस। दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं और यहाँ सीसीई एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है बीएससी सेकेंड ईयर का। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऋणात्मक नेत्रिकाएं क्या होती है, उदाहरण सहित सविस्तार हमें समझाना था। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सो गाइस, ऋणात्मक नेत्रिकाएं होती क्या है? वे नेत्रिकाएं जिनका प्रथम फोकस तल अभिक्षेत्र लेंस के दाईं ओर अर्थात नेत्रिका के अंदर होता है, ऋणात्मक नेत्रिका कहलाती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देंगे हाइगन नेत्रिका का। अब यहाँ पे हाइगन नेत्रिका का हम सविस्तार बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं गाइस। अगर आपको यह क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हाइगन नेत्रिका की लिंक दे रखी है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइगन नेत्रिका में इसमें दो समतलोत्तल लेंस होते हैं, अभिक्षेत्र लेंस एफ की फोकस दूरी 3f तथा नेत्र लेंस ई की फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है। अर्थात जो अभिक्षेत्र लेंस की फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की 3 गुनी होती है। चित्र की भांति दोनों लेंसों के समतल पृष्ठ नेत्र की ओर रखकर उनके बीच की दूरी d को 2f के बराबर रखा जाता है। अर्थात जो d इज इक्वल टू जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दोनों लेंसों की, वह 2f रखी जाएगी। आप यहाँ पे हाइगन नेत्रिका का सिंबल इस प्रकार से चित्र बना लेंगे। हाइगन नेत्रिका है, चित्र में प्रदर्शित है गाइस। इसके बारे में से इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से आती हुई किरणें बिंदु आई पर मिल रही हैं। अर्थात जो आई इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु है। अभिक्षेत्र लेंस एफ द्वारा इसका प्रतिबिंब आई डबल डैश पे हमें यहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा पर बन रहा है, जो दोनों लेंसों के ठीक मध्य में बनता है गाइस। चूंकि नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव अनंत पर होता है, अतः इसके लिए आवश्यक है कि अभिक्षेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आई डबल डैश नेत्र लेंस ई के फोकस पर हो। अर्थात नेत्र लेंस ई के से प्रतिबिंब आई डबल डैश की दूरी एफ होगी। अब चूंकि दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है वह 2f है, अतः अभिक्षेत्र लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब आई डबल डैश की दूरी इस लेंस की से भी f होगी। अतः अभिक्षेत्र लेंस के लिए v इज इक्वल टू एफ होगी तथा दोनों फोकस दूरी 3f, दोनों लेंसों के बीच की जो फोकस दूरी है 3f है। लेंस समीकरण जो होता है गाइज, अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। यहाँ पे हम लेंस समीकरण का यूज़ कर लेंगे। 1/f इज इक्वल माइनस 1/u को इस और पक्षांतरित कर लिया, और जो f फोकस दूरी है वह 3f थी, तो हमने यहाँ पे f के स्थान पे 3f रख लिया है। इस या फिर 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/3f इज इक्वल टू 2/3f हो जाएगा गाइज। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ मेरी वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर हाइगन नेत्रिका को आप समझ सकते हैं। अर्थात जो नेत्रिका के लिए वस्तु की स्थिति जो आई डैश अभिक्षेत्र लेंस एफ की के पीछे दूरी 3f/2 पर होनी चाहिए। क्रॉस तार की स्थिति इसमें हम देख लेंगे। क्रॉस तार की स्थिति आई डैश पर अर्थात दोनों लेंसों के मध्य में होनी चाहिए। यांत्रिक कठिनाइयों तथा अन्य असुविधाओं के कारण साधारणतः इसमें क्रॉस तार का उपयोग नहीं किया जाता गाइस। हाइगन नेत्रिका में यह नेत्रिका वर्ण व्युत्पन्न तथा गोलीय व्युत्पन्न के दोष से मुक्त होती है। जो हाइगन नेत्रिका होती है गाइस, वर्ण व्युत्पन्न का दोष और हाइगन नेत्रिका में जो होता है वर्ण व्युत्पन्न दोष और गोलीय व्युत्पन्न दोष नहीं पाए जाते। मैंने यह क्या होता है यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह नेत्रिका अवर्णक संयोजन के लिए दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस इसमें रखी जाती है d इज इक्वल टू f1 प्लस f2
अपॉन 2 होनी चाहिए। हाइगन नेत्रिका के जो अवर्णक संयोजन के लिए जो दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दोनों 3f प्लस f अपॉन 2, तो यह हो जाएगी 2f के इक्वल होनी चाहिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अतः हाइगन नेत्रिका के लेंसों का संयोजन अवर्णक होता है। गोलीय व्युत्पन्न न्यूनतम होने के लिए दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है f1 माइनस f2 होनी चाहिए, हाइगन जो कि इक्वल होनी चाहिए डिस्टेंस दोनों लेंसों का। जब हम फोकस को अंतर करते हैं तो जो डिस्टेंस के वह इक्वल आनी चाहिए, तो वह जो होता है अवर्णक दोष नहीं होता है। तो अवर्णक दोष क्या होता है यहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। हाइगन नेत्रिका में d इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है दोनों लेंसों की f1 माइनस f2 क्या होगी। अब जो प्रथम लेंस की फोकस दूरी 3f थी और सेकंड लेंस की फोकस दूरी f थी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2f आएगी। तो इनके बीच की जो दूरी है वह 2f होनी चाहिए। अतः और है भी यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो अतः हाइगन नेत्रिका गोलीय व्युत्पन्न से मुक्त है। अब हम यहाँ पे तुल्य फोकस दूरी की बात करें तो यहाँ पे तुल्य फोकस दूरी हेडिंग डाल के आप लिखेंगे समीकरण। यहाँ पे हम फोकस दूरी का जो समीकरण है वह यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी f1 इंटू अपॉन f1 इंटू f2। या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी। ये कैसे आया मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी वीडियो में। तो f इज इक्वल टू 3f इंटू एफ अपॉन 3f प्लस f माइनस 2 इज इक्वल टू 3f/2 आ जाएगा और यह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा गाइज। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया है। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो और जो वर्ड उसमें टर्म्स यूज़ हुई हैं, गोलीय व्युत्पन्न, व्युत्पन्न दोष क्या होता है, तो मैंने यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए तथा सरल आवर्त दोलित्र को परिभाषित कीजिए। तो सरल आवर्त दोलित्र क्या होता है और सरल आवर्त गति क्या है, यहाँ हमें क्लियर होना चाहिए। तो सरल आवर्त गति क्या है गाइस, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में आवर्त गति करती है तो वस्तु की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति की एक विशेष अवस्था है। स्पष्ट जो सरल आवर्त गति है गाइस, वह आवर्त गति की एक विशेष अवस्था है। स्पष्ट है कि सरल आवर्त गति एक निश्चित तौर पर आवर्त गति होती है, लेकिन सभी आवर्त गतियाँ जो होती है वह सरल आवर्त गति नहीं होती है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्त गति है, किंतु यह सरल आवर्त गति नहीं है। इसके विपरीत सरल लोलक की जो गति है, सरल लोलक की आवर्त गति के साथ साथ सरल आवर्त गति भी है। और जो पृथ्वी के चारों सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वह आवर्त गति तो है, किंतु वह सरल आवर्त गति नहीं है, क्योंकि वह अपने जो परिक्रमण काल है उसको दोहरा नहीं रही है। सरल आवर्त गति क्या होती है, सरल आवर्त गति नहीं है, क्योंकि सरल आवर्त गति में वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में इस प्रकार आवर्त गति करती है कि उसका त्वरण प्रत्येक स्थिति में कण के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्यानयन बल के अंतर्गत वस्तु की गति सरल आवर्त गति होती है। यह वह बल है जो माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा माध्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। अर्थात प्रत्यानयन बल वस्तु की उसकी माध्य स्थिति की ओर तानने की चेष्टा करता है, वस्तु को उसके माध्य स्थिति की ओर तानने की चेष्टा करता है। अब हम देख लेते हैं सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या है। तो सरल आवर्त गति की निम्न 3 विशेषताएं हैं। पहला, गति एक निश्चित बिंदु माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में होनी चाहिए। सेकंड, जो गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के बाद पुनः अपनी माध्य स्थिति से गुजरना चाहिए, अर्थात गति आवर्ती होनी चाहिए। और थर्ड विशेषता क्या है, गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव माध्य स्थिति में वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होनी चाहिए, अर्थात त्वरण अनुक्रमानुपाती होना चाहिए विस्थापन तथा विस्थापन की दिशा के विपरीत। यदि किसी क्षण वस्तु का माध्य स्थिति
से विस्थापन बाय है तो वस्तु का जो त्वरण हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती होते हैं विस्थापन से, तो यहाँ पे माइनस बाय आ जाएगा। लेकिन न्यूटन की गति विषयक नियम से क्या होता है, जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर a में होता है गाइस। तो बल अनुक्रमानुपाती यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी अनुक्रमानुपाती माइनस बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आ जाएगा k, जहाँ k एक नियतांक है। इस प्रकार सरल आवर्त गति में वस्तु पर लगने वाला बल माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए तथा इसकी जो दिशा है माध्य स्थिति की ओर होनी चाहिए, अर्थात बल प्रत्यानयन बल होना चाहिए। सो गाइस, यह थी सरल आवर्त गति की विशेषताएं और सरल आवर्त गति। अब हम देखते हैं सरल लोलक क्या है। सचित्र वर्णन करना था, सविस्तार हमें समझाना था, तो सरल लोलक देखेंगे। अब हम क्या होता है सरल लोलक, चलिए देखते हैं गाइस। आप डायग्राम से चित्र बना लेंगे। यदि किसी पदार्थ के भारी से भारी लेकिन बिंदु सदृश कण को एक भारहीन लंबाई में ना बढ़ने वाली पूर्ण लचकदार डोरी के सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इसे सरल लोलक कहते हैं। व्यवहार में ऐसा सरल लोलक प्राप्त करना संभव नहीं है गाइस, क्योंकि भारी से भारी किंतु बिंदु सदृश कण तथा द्रव्यमानहीन लंबाई में न बढ़ने वाली लेकिन पूर्ण लचकदार डोरी प्राप्त करना असंभव है। अतः यह केवल आदर्श परिभाषा है। चित्र में धातु के अनेक छोटे ठोस गोले ए को पतले एवं हल्के धागे में बांधकर दृढ़ आधार ओ से लटकाकर सरल लोलक बनाया जाता है। धातु के गोले को लोलक कहते हैं। गोले के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से लटकाने वाले बिंदु तक की दूरी को लोलक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है गाइस, वह t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, जहाँ पे जी गुरुत्व त्वरण को व्यक्त करता है, एल जो है डोरी की लंबाई होती है और 2 जो होता है वह नियतांक आता है जब हम इसको निकालते हैं। सो गाइज, यह था हमारा सरल लोलक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। दैट्स वाई मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।